Welcome back to School Prep. If you're walking to this space for the first time, please subscribe the channel. चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो अब हमें कुछ तो बेसिक्स पता चल गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट के बारे में विथ थिंक तो हम क्या सोचते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या हमें वो लगता है कि जब गलती से किसी न्यूड वायर पे हम अपना हाथ रख दें और हमें करंट लगता है उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इसे समझते हैं कि टेक्निकली इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है। तो पहले हम करंट की बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट तो जो शॉक लगता है हमें वो लग जाता है कि ठीक है वो करंट है। तो एक बात बताओ, पानी के फ्लो को भी हम करंट बोलते हैं, तो क्या पानी से भी हमें करंट लगता है? नहीं। एक्चुअली कोई भी चीज जो फ्लो करे, ठीक है, कोई भी चीज जो फ्लो करे उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। वाटर करंट, ठीक है। और हवा को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जब हवा बहती है तो उसे भी एयर करंट बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब कुछ तो फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज फ्लो करती है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, जिसे कि हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये पूछोगे कि फ्लो मतलब क्या है, तो अब इस चीज को हम थोड़े अच्छे से समझते हैं। तो अब मैंने इसे ठीक से लिख दिया है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि चार्ज फ्लो कैसे करता है, कहाँ करता है, क्या करता है। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज को हम समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेटल वायर ले लिया है। ठीक है, अब मेटल वायर होता है ना, उसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब क्यों फ्लो करते हैं तो ये तो डिटेल वीडियो हम मे बी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इसमें अप्लाई होता है तो इसमें मूवमेंट आ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं और ये सारे पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से उनके मूवमेंट को फ्लो कहा जाता है। और जो ये मूव कर रहे होते हैं, इन्हीं चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से हमने ये सुना होगा कि यहाँ पे वाटर का करंट बहुत ज़्यादा है, या फिर विंड मिल्स जहाँ पे चलती है वहाँ पे एयर करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरीके से हम फ्लो ऑफ चार्ज अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा है, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज स्लो हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं कि करंट स्लो आ रहा है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से घर में हमारे बल्ब और फैंस ऑन होती है, और जैसे ही लाइट जाती है इसका मतलब कि वो फ्लो रुक जाती है और इस वजह से घर की बिजली चली जाती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रही होते उस टाइम घर पे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि हमें अगर ये देखना हो कि एक सेकंड में और एक पर्टिकुलर एरिया में
कितने सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे और उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है कि अगर ये एक मेटालिक वायर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर एरिया, ये जो इतनी सी क्रॉस सेक्शन है मेरी, उसमें से पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं, ठीक है, कितने फ्लो करते हैं। और इससे मुझे ये पता चलेगा कि पर सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, और इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकेंगे। तो इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, जो तुम बड़ा नंबर सोच सकते हो वो नंबर ऑफ, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि एक कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो पहले फटाफट पॉज करके उस वीडियो को देख करके आओ, फिर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसको और इजीली समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ भी XYZ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं मान लेती हूँ, सपोज करो कि A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये बात आ गई समझ में। तो सेक्शनल एरिया के बारे में देख लिया कि पर सेकेंड में इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट का पता करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाने वाली है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यहाँ पे हमें और एक चीज़ लिखनी होगी, पर सेकेंड, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात आ गई समझ में। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करें, तो मान लो कि मेरे पास 25 कूलम चार्ज है, 25 कूलम चार्ज है। ये 25 कूलम चार्ज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो मतलब कि 25 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन किए होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, ठीक है। वो बात तो अलग है। ये चीज़ देखो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नेगेटिव सिंबल भी तो आना चाहिए यहाँ पे, बट हम इस क्वेश्चन में अभी समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब कि सिर्फ उसकी वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं और ना कि उसके साइन को, ठीक है। तो इस टाइम के लिए अभी हम ये साइन को इग्नोर करेंगे, ओके। तो अभी हमारे लिए वैसे तो ये -25 कूलम चार्ज होना चाहिए था, बट अभी के लिए हम सिर्फ 25 कूलम को ही मान रहे हैं, ओके। और ये जो है ना, वो मुझे कितने टाइम में मिल रहा है, मैं मान लेती हूँ कि मुझे 5 सेकेंड में मिल रहा है ये। तो 5 सेकेंड में मुझे 25 कूलम चार्ज मिल रहा है। अब मुझे इलेक्ट्रिक करंट अगर पता करना है कि क्या है, तो इसके लिए पहले तो मुझे ये समझना होगा कि पर सेकेंड कितना है। पर सेकेंड के लिए यहाँ पे 5 सेकेंड में 25 है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी हम एक बार यूनिटरी मेथड का रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 2 नोटबुक मैंने 40 रुपीज़ में खरीदी, ठीक है, तो 1 नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा, 40/2, मतलब 40 रुपये में मुझे 2 नोटबुक मिल रही है ना, तो मैं उसे डिवाइड कर दूंगी और उसके बाद जाके हमें क्या मिलेगा, 20। इसका मतलब 1 नोटबुक इक्वल्स टू 20 रुपीज़,
आ गई बात ये समझ में? हम सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि 1 सेकेंड में हमें 25 कूलम चार्ज कैसे मिल रहा है। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे 5 सेकेंड के साथ और ये हमें दे देगा क्या, 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, तो इसलिए हमें ये जो चीज़ है ना 5 कूलम अपॉन सेकेंड, ये और कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट है। क्यों? क्योंकि पर सेकेंड चार्ज कितना है, पर सेकेंड कितना चार्ज है। जैसे पर नोटबुक, हर एक नोटबुक के लिए कॉस्ट कितना है, हमें यहाँ से पता चल रहा था ना 20, उसी तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज हो रहा है। इसका मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं कि वो 5 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करने चाहिए तो हमें 1 कूलम का चार्ज मिलता है। अब हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि 5 कूलम के लिए कितने 5 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये करने के लिए। और ये कुछ नहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने देखा चार्ज को हम Q से डिनोट करते थे ना, और टाइम को T से, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। और जिस तरीके से SI यूनिट होती है, तो हमारी चार्ज की कूलॉम्ब थी, टाइम का सेकंड है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर्स। ठीक है, ये भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की थी, तो उनको ऑनर देने के लिए हमने उनके नाम पे ही इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट को रख दिया। अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि सपोज करो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया है सेम इसी तरीके का। ठीक है, और उसने तुम्हें ये बताया कि उसे 6 कूलम और उसने बताया तुम्हें कि उसे 6 कूलम का चार्ज मिल रहा है 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट कितना उसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या है। कैलकुलेट करके फटाफट एंड कमेंट डाउन। ये देख लिया कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो क्या अब हम इससे उसकी फॉर्मूला को समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से लिखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या कर रहे थे हम बेसिकली, हमारे पास तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे थे इतनी देर से कि हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब हम उसके फॉर्मूला को देखने की ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाता है, जिसको कि और अच्छे तरीके से अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ I लिखा है तो यहाँ पे मैं कूलम ना लिख करके Q लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे T, तो हम करते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और ये हो जाता है कूलम पर सेकेंड। और क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर्स, और इलेक्ट्रिक करंट ही C/S है, इसका मतलब कूलम अपॉन सेकेंड ही एम्पियर्स है, तो इसको हम एम्पियर्स भी लिख सकते हैं।
और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि इन तीन में से हमें कोई भी दो चीज दे दी गई होंगी और हमें कोई भी एक निकालना होगा। तो क्या इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं? जैसे कि हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हो जिसमें हमें करंट दे रखा हो, करंट बता दे और टाइम बता दे, और हमें ये पता करना हो कि कितना चार्ज था, मतलब क्यू कितना था, या फिर क्यू और टी दिया हो और हमें इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हमें कैसे करना है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमें करंट और चार्ज दोनों दे रखा हो और टाइम पूछ ले, तो ये इजीली हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास आई और टी दे रखा हो तो क्यू कैसे निकलेगा। अब हम ये चीज समझते हैं। तो जब भी इन तीनों में से दो चीज दी हुई हो, सबसे पहले क्या करना है कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जो एक फॉर्मूला है जो हमें याद है, और वो क्या है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या दो चीजें दी हुई हैं। तो पहला केस, पहले में आई और टी गिवन है और क्यू निकालना है। इसका मतलब जो हमें निकालना होता है वो इक्वल के एक तरफ होता है। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं या जो हमें गिवन होता है वो हमारे राइट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पे भी हमें बेसिकली यही चीज़ करनी है कि Q को एक साइड रखना है और बाकी जो गिवन है उनको एक साथ। तो अगर ये डिवीजन में दे रखा है तो ये इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा अगर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा आई मल्टीप्लाइड में टी। ठीक है, तो देखा ये बहुत सिंपल है। अगर हमें एक फॉर्मूला याद है तो हम बाकी फॉर्मूलाज आराम से बना सकते हैं। अगर Q एंड T गिवन है तो हमें I निकालना है, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और सिमिलरली अगर I और Q गिवन है और T निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब हमें क्या करना है, हमें T को एक तरफ रखना है और जो गिवन है उनको एक तरफ लेके आना है। तो ये हो जाएगा I बाई Q। अपॉन में क्यों गया Q, इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर था और इसलिए ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1/t। बट क्या हमें 1/t निकालना है, नहीं, हमें तो t निकालना है ना। तो अब कैसे आएगा, अगर हम इसे पलट दें, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दें, तो इसके लिए अगर हम जो भी चीज़ इक्वल के एक तरफ करते हैं, सेम चीज़ बराबर करने के लिए हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ भी हम चेंज कर देंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू Q अपॉन I। तो देखा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रहने की ज़रूरत है और बेसिक मैथ्स को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब हमें फॉर्मूलाज और बाकी चीज़ें सब कुछ समझ आ गई है तो अब हम एक लास्ट चीज़ समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो का। ठीक है, तो देखो ये है एक मेटालिक वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होने वाली है। ठीक है, जो चार्ज की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होती है। ठीक है, तो ये चीज मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट कि दोनों के डायरेक्शन में अपोजिट का रिलेशन होता है।
Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe.